Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today is basically lecture number 5, but we will discuss uh, some concepts from lecture number 4 जो previously हमारे रह गए थे last lecture के अंदर due to quiz हम जो वो उनको discuss नहीं कर सके थे, तो इस वजह से हम जो वो सबसे पहले lecture number 4 को जो वो discuss करेंगे. आज वैसे lecture number 5 है. So in previous lecture we were discussing GAPS model. GAPS मॉडल की हम बात कर रहे थे. हमने जो वो कहा था कि गैप्स मॉडल क्या होता है कि जो बेसिकली कस्टमर के और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप क्रिएट हो जाता है, उसको बेसिकली एनालाइज करता है. सो हमने कहा था कि बेसिकली देर आर बेसिकली 4 गैप्स जिनको प्रोवाइडर गैप्स भी बोला जाता है. द नंबर 1 गैप वाज द लिसनिंग गैप. नंबर 2 द सर्विस डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स गैप. Number 3, the service performance gap. Number 4, the communication gap. In last lecture, we have discussed the first two gaps, listening gap and service design and standards gap. आज के lecture के अंदर हम service performance gap और communication gap की बात कर रहे होंगे. हमने जो वो जब हम प्रोवाइडर गैप 1 और 2 की बात कर रहे थे, तो प्रोवाइडर गैप 1 के अंदर हमने कहा था that provider gap 1 is between customer expectation and company's perception of customer's expectation. Means company perception और customer की expectation, इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो basically gap number 1 होगा. और ये gap number 1 किस चीज़ के रिगार्डिंग था? This is basically regarding listening. और ये लिसनिंग गैप, ये गैप नंबर 1 के कौन कौन से फीचर्स थे जिसके अंदर हमने बात की थी दैट जब कंपनीज प्रॉपरली कस्टमर रिसर्च नहीं करती, मींस इनएडिक्वेट कस्टमर रिसर्च ओरिएंटेशन, देन लैक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, देन इनसफिशिएंट रिलेशनशिप फोकस, देन इसी तरह से इनएडिक्वेट सर्विस रिकवरी. इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की थी प्रोवाइडर गैप 1 के अंदर, और इसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू भी इलैबोरेट किया था. देन प्रोवाइडर गैप 2 के अंदर हमने कहा था दैट इट इज़ बेसिकली सर्विस डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड गैप, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका सर्विस का डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड है वो प्रॉपर नहीं है. ठीक है, वो अप टू द मार्क नहीं है. मींस आपका पुअर सर्विस डिज़ाइन है, इसी तरह से एब्सेंस ऑफ कस्टमर ड्रिवन स्टैंडर्ड्स है, मींस कस्टमर ओरिएंटेशन जो कम है, देन इसी तरह से इनअप्रोप्रिएट फिजिकल एविडेंस एंड सर्विसेज के. इन सारी रीजंस की वजह से क्या होता है कि आपका दूसरा गैप क्रिएट होता है जिसको हमने कहा था सर्विस डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स गैप, दैट यू आर नॉट क्रिएटिंग और डिज़ाइनिंग द सर्विस अप टू द स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो इसकी हमने डिफरेंट जो वो एग्जांपल्स भी दी थी पोजीशनिंग के साथ रिलेट करके. ये सारा जो वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके थे. रिवाइज मैंने इसलिए किया ताकि जो वो आप लोगों को बैकग्राउंड का पता चल सके. उसी गैप्स मॉडल को जो वो एक्सप्लेन करते हुए आज हम गैप नंबर 3 और गैप नंबर 4 को डिस्कस करेंगे. प्रोवाइडर गैप 3 जो है वो क्या कहता है? दिस इज बेसिकली सर्विस परफॉर्मेंस गैप. सर्विस परफॉर्मेंस गैप जैसे वर्ड से ही वाज़ेह है कि दैट इट इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस while you are delivering the service or customer is interacting with the service, or you can say having an experience of the service. उस ड्यूरेशन के अंदर आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क अगर नहीं है, या आपकी सर्विस डिलीवरी जो है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड जो आपने क्रिएट किया है और जो सर्विस डिलीवर हुई है उन दोनों के बीच में फ़र्क है, तो वो फ़र्क ही तो बेसिकली गैप है. ये जितने भी गैप है दीज आर बेसिकली यू कैन से डिस्टेंसेस, और यू कैन से द गैप, और यू कैन से द परफॉर्मेंस, कि आपके ये बीच में जो दोनों के जो फ़र्क है एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी के बीच में जो फ़र्क है उसको बेसिकली हम जो वो ये बोलेंगे. So the service performance gap is between service delivery and service design and standards. So इन दोनों के बीच में जितना भी फ़र्क है या इनके बीच में जितना डिस्टेंस है, जितना जो वो कम परफॉर्म करेंगे आप, ये जितना आपने सर्विस डिलीवरी के अंदर लूप्स छोड़े हैं, उतना जो है वो ये गैप बढ़ता जाएगा. सो इसके डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका प्रोवाइडर गैप 3 है जिसको हम सर्विस परफॉर्मेंस गैप बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि
इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वर्ड इटसेल्फ, परफॉर्मेंस। कौन कौन से इसके अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट्स आते हैं? द फर्स्ट वन, डेफिशिएंसीज इन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। क्योंकि शुरू के अंदर मैंने बात की थी कि सर्विस का और ह्यूमन रिसोर्स का आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है। कितने भी जितनी भी सर्विसेज हैं, और इवन इसकी जो हमने करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, जो फीचर्स को डिस्कस किया था सर्विसेज की, तो उसमें से एक फीचर ये था इनसेपरेबिलिटी, कि सर्विस प्रोवाइडर को और सर्विस को आप अलग नहीं कर सकते, मींस इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। मींस प्रोवाइडर का और सर्विस का इकट्ठे होना या एक प्लेटफॉर्म पे होना बड़ा जरूरी होता है। अब जब आप सेपरेट नहीं कर सकते, इट मींस दैट ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन रिसोर्स इज इन्वॉल्व्ड इन द सर्विसेज। क्या आपका ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन डिलीवरिंग द सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे आप पिज्ज़ा डिलीवरी की सर्विस ले लें, या फिर फास्ट फूड सर्विसेज हैं, या फिर हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, या फिर नर्सिंग सर्विसेज हैं, या फिर टीचिंग सर्विसेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी जो है वो इन्वॉल्व होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो इसके बीच में जब ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज जब आप डेवलप कर रहे हैं, या आप जो वो अपना प्लान डेवलप कर रहे हैं, तो उसके बीच में अगर डेफिशिएंसी है, तो ऑब्वियसली जब ह्यूमन रिसोर्स आपने प्रॉपरली हायरिंग नहीं की, या उनको आपने जो वो उनके रोल्स डिफाइन नहीं किए, या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और रोल के बीच में फर्क है, या फिर आपके जो एम्प्लॉयज हैं दे आर लेस स्किल्ड, तो ये सारी रीजंस कहाँ पे जाएंगी कि जब आप कि ये सारी रीजंस क्रिएट हो गई हैं, तो ऑब्वियसली आपका ह्यूमन रिसोर्स वीक हो गया। जब ह्यूमन रिसोर्स वीक हो गया, तो ऑब्वियसली सर्विस की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट आएगा, सर्विस की डिलीवरी के ऊपर इफेक्ट आएगा। सो उसमें डेफिशिएंसीज क्रिएट होंगी। सो ह्यूमन रिसोर्स क्या कहते हैं? द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक बंदा फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का उसको जो वो पता ही नहीं है, आप उसको मैनेजर हायर कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। और एक बंदा जो है वो फॉर एग्जांपल ही इज अ ड्रेस डिजाइनर, और आप उसे जो वो मार्केटिंग मैनेजर लगा देते हैं, तो डेफिशिएंसीज आएंगी ऑब्वियसली। सो इस वजह से यू हैव टू हायर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो पहला जो यहाँ पे प्रॉब्लम था, डेफिशिएंसीज इन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, आप इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें गैप नंबर 3 के अंदर, तो इन डेफिशिएंसीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले इनइफेक्टिव रिक्रूटमेंट, मींस यू हैव नॉट सेलेक्टेड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। देन इसी तरह से आपकी रोल एम्बिग्युइटीज हैं। रोल कौन सी? जॉब रोल्स की बात हो रही है यहाँ पे। एंड इसी तरह से जो रोल्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके बीच में जो है वो तजाद है, उनके बीच में जो है वो डिस्टेंस है। सो वो कॉन्फ्लिक्ट्स की भी एक रीजन हो सकती है कि इट मे क्रिएट डेफिशिएंसीज। देन इसी तरह से पुअर एम्प्लॉयज इन द सेंस ऑफ स्किल्स, नॉट इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियली जो है वो पुअर होने की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है इन द सेंस ऑफ स्किल्स, कि अगर आपके जो वो एम्प्लॉयज के पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, वही वाली बात आ जाएगी, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर वो नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉपरली फिट नहीं है, या फिर वो आउटडेटेड जो है वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर लेस स्किल्ड हैं, तो ये सारी रीजंस भी जो है वो आपकी ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स डेफिशिएंसीज क्रिएट करेंगे। एंड देन इसी तरह से आपकी जो वो इवैल्यूएशन इनअप्रोप्रिएट है, या फिर आपका कंपनसेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, आप प्रॉपरली अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड नहीं करते, उनको सैलरीज कम देते हैं, ये भी एक रीजन हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या होता है? कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को वो पावर नहीं देते कि ही और शी कैन मेक डिसीजंस, उसके पास प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग जो वो अथॉरिटीज ही नहीं है। ठीक है, जब अथॉरिटी नहीं होगी मैनेजमेंट के पास या फिर आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो वो कस्टमर के जो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली जो वो इसे लैक ऑफ एम्पावरमेंट बोलेंगे, और इट मे आल्सो क्रिएट द डेफिशिएंसी। सो ये जो फर्स्ट लाइन थी, डेफिशिएंसीज इन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, इट मींस दैट आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑब्वियसली इट इज प्लेइंग द वाइटल रोल इन सर्विस प्रोवाइडिंग। आपका उसके अंदर जो वो बड़ा मेन रोल है
अगर आप वो प्रॉपरली जो है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहे, या फिर ह्यूमन रिसोर्स आपका वीक है, या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं हुई, या फिर आपने हायरिंग प्रॉपर नहीं की, या फिर इवन अगर आप उनको सैलरीज कम दे रहे हैं, या फिर कंपनसेशन सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, या फिर वो लेस स्किल्ड है और टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो एसोसिएटेड नहीं है, और लास्ट वन जैसे मैंने बताया कि इनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, तो ये सारी रीजंस आपकी जो वो कहाँ पे जाएंगी, दे मे क्रिएट द परफॉर्मेंस गैप। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स इफेक्ट होगा तो परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द परफॉर्मेंस, सो इट मे क्रिएट द परफॉर्मेंस गैप और प्रोवाइडर गैप 3। इसी तरह से सेकंड जो वो सर्विस परफॉर्मेंस गैप के अंदर जो चीज आती है, दैट इज फेलियर टू मैच सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड को अंडरस्टैंड करना कंपनीज के लिए बड़ा जरूरी होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग साइड है, गुड्स हैं आपकी, जितनी आपकी डिमांड है उतनी आप सप्लाई कर रहे हैं प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके तो अच्छा है। इसी तरह से आपकी सर्विसेज के अंदर भी प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड होता है। अगर आप उनको प्रॉपरली स्मूथली आप जो वो उन पीक्स को और वैल्यू ऑफ डिमांड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ प्रॉब्लम और फेलियर। सो इसी तरह से आपका कस्टमर मिक्स अगर इनअप्रोप्रिएट है, आपने कस्टमर को प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं किया, आपकी जो कस्टमर्स के साथ अप्रोच थी वो प्रॉपर नहीं है। इसी तरह से ओवर रिलायंस ऑन द प्राइस है कि आप जो वो डिमांड को स्मूथ करने के लिए आप जो वो ज़्यादा प्राइस के ऊपर जो वो डिपेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे रीजंस जो वो आपकी सप्लाई और डिमांड फेलियर को क्रिएट करेंगे, जो कि ओवरऑल जब सप्लाई एंड डिमांड मीट नहीं होती तो क्या होता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपने मार्केट में देखा कि अगर आटा जो है वो शॉर्ट हो गया, तो मींस वो सप्लाई और डिमांड मीट नहीं हो रही थी। इसी तरह से आपके शुगर का स्कैंडल आया कि आपकी जो वो शुगर जो वो शॉर्ट हो जाती है मार्केट से, मींस कि सप्लाई और डिमांड आपस में मीट नहीं हो रही। जितनी डिमांड है मार्केट के अंदर उतनी सप्लाई नहीं आ रही, सो जब सप्लाई नहीं उतनी होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस ऊपर जाएंगी, सो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। सो ऐसे ही सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी ऐसा ही कुछ मामला है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी सप्लाई और डिमांड प्रॉपर नहीं है या स्मूथ नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। एंड द थर्ड रीजन इन परफॉर्मेंस गैप, दैट इज कस्टमर नॉट फुलफिलिंग रोल्स। कि कस्टमर्स का भी यहाँ पे रोल बनता है परफॉर्मेंस गैप के अंदर, कि कस्टमर के पास अगर प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, या फिर वो उसको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली उसका अवेयरनेस नहीं है, तो देन इट वुड आल्सो बी परफॉर्मेंस गैप। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्योंकि टू वे प्रोसेस है, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर, ये दोनों का इकट्ठे होना, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये सर्विसेज की फीचर के अंदर ये बात शामिल थी, इनसेपरेबिलिटी, ये सेपरेट नहीं किए जा सकते, दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो मींस कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर ये दोनों कनेक्टेड हैं, जब कनेक्टेड हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इफ कस्टमर lacks knowledge of their roles and responsibility, then it would also be a problem। या फिर कस्टमर अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है और दूसरे कस्टमर्स को भी जो वो उससे मना कर रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर का फीडबैक जो है वो एक परफॉर्मेंस गैप के ऊपर जो इफेक्ट होगा। एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम विद सर्विस इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन से लोग होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो आपके बेसिकली चैनल्स के तौर पे यूज होते हैं, उनको आप इंटरमीडियरीज बोलते हैं। अब यहाँ पे भी कंपनीज के बीच में भी थर्ड पार्टीज होती हैं जो सर्विस को प्रोवाइड करने में अपना जो वो चैनल यूज करती हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। सो जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट है ओवर ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस, वो भी इफेक्ट कर सकता है आपकी परफॉर्मेंस गैप को। इसी तरह से कॉस्ट और रिवॉर्ड्स जब वो ऑब्वियसली इट में क्रिएट डिफिकल्टीज। देन इसी तरह से क्वालिटी और कंसिस्टेंसीज को कंट्रोल करने में डिफिकल्टी आ सकती है जब आपके बीच में चैनल्स इन्वॉल्व होंगे। फिर इसी तरह से एम्पावरमेंट और कंट्रोल, ये चीज़ जो वो इफेक्ट होगी जब आपके बीच में चैनल्स या इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो सर्विस जितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितने इसमें कम इंटरमीडियरीज होंगे, उतना जो वो इसकी
फैसिलिटीज ज़्यादा बेहतर होंगी या कस्टमर उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। जब बीच में इंटरमीडियरीज आ जाएंगी तो देन जो वो आपके प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। सो ओवरऑल गैप नंबर 3 के अंदर हमने डिस्कस किया दैट इट इज सर्विस परफॉर्मेंस गैप, that it is basically according to the performance means at the time of delivery of service। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम है या फिर सप्लाई एंड डिमांड प्रॉपरली आपने एनालाइज नहीं किया या फिर कस्टमर्स के रोल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है या फिर जो वो इंटरमीडियरीज का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये सारे ओवरऑल रोल्स जो वो क्या करेंगे, इट मे क्रिएट द परफॉर्मेंस गैप। Then there is the gap number 4, that is communication gap। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, सर्विस डिलीवरी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस टू द कस्टमर, इसके बीच में गैप, इन दोनों के बीच में जब गैप होगा तो उसको कम्युनिकेशन गैप बोलेंगे। अब ये एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन है, इससे मतलब क्या है, अभी मैं आपको इसकी डिटेल के साथ डिस्कशन करूंगा कि आपकी, अब देखिएगा कि सर्विस डिलीवरी मींस के इट इज आफ्टर एक्सपीरियंस, कि जब आपका एक्सपीरियंस हो गया मींस आपने सर्विस जो है वो परचेज कर ली है, तो उसको जो है वो आप बोलेंगे दैट इट इज बेसिकली सर्विस डिलीवरी। एक बीच में क्वेश्चन भी आया, कस्टमर फीडबैक हाउ दैट कैन बी अ गैप। ये क्या होता है, फीडबैक इटसेल्फ गैप नहीं है। सर्विस डिलीवरी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू द कस्टमर्स, ये बेसिकली क्या है कि जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जो आप कस्टमर्स को प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर आप जो वो दूसरे कस्टमर्स तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस, उनके बीच में अगर गैप है तो उसको कम्युनिकेशन गैप बोला जाएगा। सो इसको मजीद एलैबोरेट करते हैं तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी, डेवलप होएगी। द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेसिकली जो कम्युनिकेशन गैप है, ये इंटीग्रेशन से जो है वो सबसे पहले क्रिएट होता है। अब ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मींस कनेक्टिविटी। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मींस कि आपकी जो कनेक्शन है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, बिटवीन द कंपनी एंड कम्युनिकेशन कंपनीज, इनके बीच में जो आपस में डिस्टेंस है, जो गैप है, वो बेसिकली लैक ऑफ इंटीग्रेशन है। सो टेंडेंसी टू व्यू ईच एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एज इंडिपेंडेंट, ठीक है, और नॉट इंक्लूडिंग इंटरेक्टिव मार्केटिंग इन कम्युनिकेशन प्लान। अगर आप इंटरेक्टिव मार्केटिंग नहीं कर रहे या अपने कम्युनिकेशन प्लान के अंदर उसको शामिल नहीं किया, तो तब भी जो वो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और द अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनल मार्केटिंग प्रोग्राम, कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरनल मार्केटिंग प्रोग्राम भी नहीं है तो देन इट मे ऑल्सो क्रिएट द कम्युनिकेशन गैप। अब इसको अगर मैं जनरलाइज करूं और आपको इजी वर्डिंग के अंदर समझाने की कोशिश करूं तो कम्युनिकेशन गैप इज बिटवीन द कस्टमर एंड योर कंपनी। ये कंपनी और कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन का, अवेयरनेस का, इंफॉर्मेशन का या नॉलेज का अगर गैप है तो इट मे क्रिएट द कम्युनिकेशन गैप। कि फॉर एग्जांपल जो सर्विस आपने डिलीवर करनी है, ये जो आप डिलीवर कर दी है आपने कस्टमर को, उसके बीच में और जो कंपनी का प्रॉमिस है, जो कंपनी ने कस्टमर को प्रॉमिस किया था इन एडवर्टीजमेंट या फिर बिल बोर्ड के थ्रू या साइन बोर्ड के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू, उन दोनों के बीच में अगर गैप है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ कम्युनिकेशन गैप। सो द सेकंड रीजन इज इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस की प्रॉपरली आपने मैनेजमेंट नहीं की, means not managing customer expectations through all forms of communication। क्या आपने किसी एक सोर्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर दिया, दूसरों को आपने इग्नोर कर दिया, तो then it would be a problem। और not adequately educating customers, कि आपने प्रॉपरली कस्टमर्स को एजुकेट नहीं किया। आपने देखा होगा कितने सारी कंपनीज हैं जो प्रॉपरली कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो वो लॉन्च करते हैं, कितनी सारी कंपनीज जो वो ट्रेनिंग करवा रही होती हैं कस्टमर्स की फ्रीली, ताकि कस्टमर्स को एजुकेट किया जा सके, कस्टमर्स को जो वो अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। सो दिस इज ऑल्सो द कम्युनिकेशन गैप।
एंड द थर्ड रीजन इज ओवर प्रोमिसिंग। जब आप ओवर प्रोमिसिंग कर देते हैं ना, यूजुअली हमारे बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर ऐसा होता है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि ओवर प्रोमिसिंग हम कर रहे होते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर। मींस जो हमने डिलीवर करना है उससे ज्यादा हम प्रॉमिस कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली ओवर प्रोमिसिंग। ये मिसलीडिंग के जो वो कैटेगरी के अंदर भी आ जाता है कि आप कस्टमर्स को मिसलीड कर रहे होते हैं ओवर प्रोमिसिंग करके, कि आप जो वो जरूरत से ज्यादा जो वो उनको ख्वाब दिखा रहे हैं। एंड ओवर प्रोमिसिंग इन पर्सनल सेलिंग, देन इसी तरह से ओवर प्रोमिसिंग थ्रू फिजिकल एविडेंस क्यूज। सो ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से भी आपका कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा। And the next reason is inadequate horizontal communication. Basically ये क्या है, insufficient communication between sales and operations, कि आपकी सेल्स और ऑपरेशंस के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। मींस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कब आती है, मींस बिटवीन द डिपार्टमेंट्स जब बात होगी। अगर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डेजिग्नेशन के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो उसको वर्टिकल हम बोलते हैं। और इसी तरह से हॉरिजेंटल कब बनेगी, जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो वो आपकी इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन है तो उसको हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बोलेंगे। So इसी तरह से insufficient communication between advertising and operations, then differences in policies and procedures across the branches or units, means overall you can say कि different departments, different units, different branches, इनके बीच में आपस में इंटीग्रेशन नहीं है, इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन का फर्क है, ये गैप है, इसी वजह से तो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हुआ। एंड द लास्ट वन इज इनअप्रोप्रिएट प्राइसिंग, कि आपकी प्राइसिंग जो वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, या फिर जो वो आपने बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो वो सेट कर दी हैं। So prices that are not tied to the customer perception of the value means कि customers की perceptions के accordingly नहीं है आपकी prices, so then भी communication problem जो gap जो वो create होगा। So overall communication gap is related to the communication। मार्केटिंग के अंदर कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपकी प्रमोशंस, ठीक है। प्रमोशंस आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट है, जैसे बिल बोर्ड्स हैं, जैसे साइन बोर्ड्स हैं, जैसे टेलीविजन एडवर्टीजमेंट है, एसएमएस मार्केटिंग है, वन टू वन मार्केटिंग है, टेली मार्केटिंग है, ईमेल्स मार्केटिंग है, ये सारी जो वो टूल्स ऑफ फॉर द प्रमोशन है। सो आपकी कंपनी और आपकी जो वो कस्टमर्स के बीच में अगर प्रमोशन गैप है तो उसको कम्युनिकेशन गैप बोला जाएगा। सो ओवरऑल इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि सर्विस जो डिलीवर आपने करनी है ये की है उसका, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू द कस्टमर्स, इन दोनों के बीच में फ़र्क है। जहाँ पे भी फ़र्क होगा ऑब्वियसली उसे क्या बोलेंगे, हम गैप बोलेंगे। सो यहाँ तक हमारे चारों गैप्स जो वो कंप्लीट हो गए। इसकी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा, ये पाकिस्तानी एक ब्रांड है सफायर, उसकी एग्जांपल दी गई है दैट लैक ऑफ कस्टमर्स एजुकेशन। आपने कस्टमर्स को प्रॉपरली एजुकेट ही नहीं किया, उनको प्रॉपरली आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया। सो इसकी जब अब्सेंस होगी तो ऑब्वियसली इंटरनल क्यूज लीड टू द मैस। जब सेल लगती है या आप देखिएगा फॉर एग्जांपल 20% ऑफ हो गया, 30% ऑफ हो गया, तो कस्टमर जो है वो खचाखच जो है वो स्टोर्स की तरफ भागते हैं। सो ये उसी की एक एग्जांपल है कि अगर उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाता, उसके डेज जो वो बताए जाते कस्टमर्स को कि इतने दिन जो वो रहेगी, फिर आपने इस टाइम पे आना है, स्टोर को विजिट करना है, तो कस्टमर की एजुकेशन हो जाती, तो देन इतना रश जो वो क्रिएट कभी ना होता। तो यूजुअली हमारे ब्रांड्स के अंदर आप ये चीज़ आप देखते होंगे, ये सफायर की एग्जांपल एक आपके सामने दी हुई है। देन इसी तरह से पुअर फिजिकल एविडेंस, हमने इसकी भी बात की थी कि अगर पुअर फिजिकल एविडेंस है देन इट वुड आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम। सो उसकी एग्जांपल आपके सामने है, जैसे पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ये भी जो वो एक गैप क्रिएट कर रहा होता है। देन इसी तरह से एब्सेंस ऑफ इंटरेक्टिव मार्केटिंग, जब आपकी इंटरेक्टिव मार्केटिंग आपस में नहीं है
जब आप कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते, तो देन क्या होता है कि ऑब्वियसली देयर वुड आल्सो बी अ गैप। इसकी पाकिस्तानी पब्लिक हेल्थ केयर की जो एग्जांपल दी गई है कि इवन इन हॉस्पिटल्स सर्विस ही प्रोवाइड की जा रही होती है ना हॉस्पिटल में भी, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि किस तरह से जो वो लाइन्स लगी हुई हैं। देन ओवर प्रॉमिसिंग की अगर आपको एग्जांपल, जैसे मैं पहले बता रहा था कि पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो वो उनकी ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, उनकी अगर आप जो वो एडवर्टीजमेंट्स देखें तो वो वहाँ पे ओवर प्रॉमिसिंग का फिनोमेना आपको बहुत कॉमन जो वो नज़र आएगा। सो ये समिट बैंक की एग्जांपल आपको दी गई है कि उनकी एडवर्टीजमेंट स्लोगन अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है फुलफिल ऑल योर नीड्स विदाउट सेलिंग योर गोल्ड। ठीक है, तो हालांकि इसके ऊपर अच्छा खासा चार्ज वो ले रहे होते हैं ना। इसी तरह से ये भी ओवर प्रॉमिसिंग की एक एग्जांपल दी गई है। देन ओवर प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखिएगा कई सारे ब्रांड्स आपके बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो फजूल की प्राइस जो है वो ज़्यादा उन्होंने की होती है, जिस वजह से आप ये देखिएगा कि स्टोर की जो ट्रैफिक है या स्टोर का जो रश है या वॉक इन कस्टमर है वो कम हो जाएगा। जब रश कम हो जाएगा या आपका कस्टमर फ्लो कम हो जाएगा, तो देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम ऑब्वियसली। तो ओवर प्राइसिंग भी जो है वो एक प्रॉब्लम है। ये सारे गैप्स मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी को अगर मैं कंबाइन करूं तो इन सारे गैप्स को एक ही पिक्चर के अंदर यहाँ पे जो वो दिखाया गया है। ये आप देखिएगा, जैसे हम इसको हम ओवरऑल गैप्स मॉडल बेसिकली बोलते हैं। ये गैप नंबर 1 था जिसको हम बोलते हैं जी कौन सा गैप था जी, सबसे पहले आपका कस्टमर गैप था जिसको हमने लिसनिंग गैप भी बोला था। सो लिसनिंग गैप वाज बिटवीन द एक्सपेक्टेड सर्विस, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कस्टमर, और देन किसके साथ, कंपनीज परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। इन दोनों के बीच में जब फर्क आएगा तो उसको लिसनिंग गैप बोला जाएगा। ओवरऑल गैप है क्या, ये कस्टमर गैप है क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परसीव्ड सर्विस। मींस एक्चुअली जो सर्विस डिलीवर हुई है और जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया है, इन दोनों के बीच में अगर फर्क है या डिफरेंस है तो देयर इज अ कस्टमर गैप। फर्स्ट वन लिसनिंग गैप है, जो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेशन के बीच में और कंपनी की परसेप्शन में, इन दोनों के बीच में अगर फर्क आया तो ऑब्वियसली देयर इज अ लिसनिंग गैप, और इसकी डिफरेंट फीचर्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। देन देयर वाज अ सेकंड गैप, दैट इज सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड गैप, जो कि कंपनीज की परसेप्शन और कस्टमर ड्रिवन सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स के, जो आपकी कंपनी की परसेप्शन है और जो कस्टमर कंपनी का सर्विस डिजाइन है, उन दोनों के बीच में अगर फर्क आएगा तो उसको बोलेंगे सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड गैप। देन इसी तरह से परफॉर्मेंस गैप आ जाता है। परफॉर्मेंस गैप आपकी कस्टमर ड्रिवन सर्विस डिजाइन जो आपने क्रिएट किए हैं उसके बीच में और सर्विस डिलीवरी, इन दोनों के बीच में जब गैप आएगा तो देन देयर वुड बी अ परफॉर्मेंस गैप। और इसी तरह से कम्युनिकेशन गैप, लास्ट वन आपका वो कौन सा है, सर्विस डिलीवरी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इन दोनों के बीच में जब गैप आएगा तो देन देयर वुड बी आल्सो अ कम्युनिकेशन गैप। ये जो आपकी कम्युनिकेशन है, इसका रोल ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन के साथ भी होता है, इसका ताल्लुक परसीव्ड सर्विसेज के साथ भी होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, बहुत बड़ा सोर्स है, इसको जो वो यूज किया जाता है। So this was basically gaps model of service quality. How we can use this gaps analysis? Obviously, uh, we have to overall strategic assessment इसकी कैसे की जाती है, that how are we doing overall in meeting or exceeding customers expectation। आपको customers की expectation का ख्याल रखना है। देन इसी तरह से हाउ आर वी डूइंग ओवरऑल इन क्लोजिंग द 4 कंपनीज गैप्स, इनको हम कैसे जो एनालाइज कर रहे हैं। देन इसी तरह से विच गैप रिप्रेजेंट अवर स्ट्रेंथ एंड विच आर अवर वीकनेस, उसको भी आपने प्रॉपरली एनालाइज करना है कि कौन सा हम किस गैप के ऊपर हम स्ट्रेंथन है और कौन सी हमारी वीकनेस है। देन इसी तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने प्रॉपरली कस्टमर्स को डिफाइन करना है, दैट हु इज कस्टमर, देन व्हाट इज सर्विस। देन इसी तरह से कंसिस्टेंटली आपने मीटिंग एक्सीडिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन विद द सर्विस, इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है।
और फिर आपने चेंजेस करनी है अगर कहीं पे ज़रूरत होगी. So this was basically overall gaps model. Um, Thank you so much.